हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। ठीक है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, अब चलो शुरुआत करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जिसका कार्यकाल 280 से 320 ईस्वी तक था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। किससे विवाह किया? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी चलाया। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 राजा तथा दक्षिण व्रत के 12 राजाओं को पराजित किया। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त की उपाधि अश्वमेधकर्ता कविराज विक्रमक। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हर्षेन था। कौन था दरबारी कवि? हर्षेन। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना भी इसी ने की थी, हर्षेन ने। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, यानी भगवान विष्णु को मानता था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसे इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब बात करेंगे आगे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, बरहामिहिर जैसे विद्वान रहते थे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्या बताया? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त गोविंद गुप्त था, जिसका कार्यकाल 415 से 454 ईस्वी तक था। कुमारगुप्त की मुद्रा मयूर आकृति की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इसी विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। इसका कार्यकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक था। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेखों में हूणों का म्लेच्छ कहा गया है, यानी कि जो जूनागढ़ का अभिलेख है, हूणों का म्लेच्छ कहा गया है। हूणों का महत्वपूर्ण शासक तोरमाड़ था। कौन था? तोरमाड़ था। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार किया। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट या भाट कहा जाता था तथा बड़े अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कौन था? कौन सा था? उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिसे दीनार कहा जाता है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का रुपयक या रूपक कहा जाता है। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? रुपयक या रूपक। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है। किस में मिलता है? भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गरुड़गुप्त का राज्य चिन्ह गुप्त
काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। क्या था गुप्त काल में? वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण। आगे बात करेंगे इसी में, अजंताओं की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ये 29 गुफाएं थीं, परंतु वर्तमान में 6 ही बची हैं। ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। वाद की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी थी। दास प्रथा गुप्त काल में भी चल रही थी। ठीक है दोस्तों, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। मंदिर बनवाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था। ठीक है, पहली ऐसी भाषा है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था। सांस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे पुष्यभूत वंश एवं वर्धन वंश की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका संस्थापक पुष्यभूत था। इसकी राजधानी थानेश्वर यानी कि हरियाणा थी। इस वंश का पहला प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन था। हुआ या था, इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। यह इस वंश का चौथा शासक था। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। वह अपने पति के साथ सती हो गई थी। इसके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। कौन कौन से? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसकी पुत्री का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंधक यानी कि बंदी बनाकर कारागार यानी कि जेल में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ राजा शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री उसका ममेरा भाई भांडे था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ठीक है, हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तब वह 16 वर्ष का था। इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन ने यानी कि हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया। हर्ष ने शशांक शाक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनशांग हर्षवर्धन के दरबार में आया। दोस्तों, मैंने सारे यात्रियों का वर्णन के लिए एक वीडियो डाली है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके सारे यात्रियों को देख सकते हैं एक बार में। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। हेनशांग ने शूद्रों को कृषक कहा। प्रारंभ में हर्षवर्धन हर्ष शिव की पूजा करता था, परंतु हेनशांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया। ठीक है दोस्तों, पहले वो पूजा करता था किसी और की, और फिर जब उसमें आया इसके संपर्क में तो वो बौद्ध धर्म को अपनाने लगा। बाणभट्ट हर्षवर्धन का कवि था, जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद था। ठीक है, ये हर्षवर्धन द्वारा रचित कुछ बुकें हैं या नाटक हैं। हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्ष के समय में भूमिकर उत्पादन का 6वां भाग था। हर्षचरित पुस्तक में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल का प्रयोग किया हुआ है और पुलिसकर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, हर्ष ने तीनों पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी हैं। अब बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, अब पहला वंश है इसमें पल्लव वंश। तो पल्लव राजवंश का संस्थापक बप्पदेव
था, परंतु पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक को माना जाता है। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। लेखक भारवी इनके दरबार में रहते थे। इसने यानी कि भारवी लेखक ने किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी? किरातार्जुनीयम। ठीक है, कौन सी? किरातार्जुनीयम। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि इस वंश के प्रमुख शासक थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। ठीक है, कौन था? अपराजित वर्मन। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। कितनी? 7। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापीकोण की उपाधि धारण की। वह इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था या शासक था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगमी प्रिय की उपाधि धारण की। यह शिव का भक्त था। इसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं। मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है या था। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी था, जिसने 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। चोल शासकों ने पल्लव साम्राज्य को इस अपने राज्य में मिला लिया। पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी मंदिर आए हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मंदिर हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब भी एग्जामिनर कोई मंदिर को पूछता तो दक्षिण भारत के ही मंदिर ज़्यादातर पूछता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे चोल साम्राज्य की। चोलों का सर्वप्रथम वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है दोस्तों, किसमें मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में मिलेगा। अब बात करेंगे आगे इसमें। इस वंश का संस्थापक विजयालय 850 ईस्वी से 887 ईस्वी था। राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। तंजौर का वास्तुकार राज पेरुथचन था। कौन था? पेरुथचन। चोलों का प्रथम महान सम्राट आदित्य प्रथम था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराने के लिए कोदंडराम की उपाधि की धारण की। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महेंद्र को भागना पड़ा। राज प्रथम शैव धर्म का न्यायी था। तंजौर के राजेश्वर मंदिर को राज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया। इसने पाल वंश के शासकों महेपाल को हराकर गंगगई कोंडचोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगगई कोंडचोलपुरम में बनाई। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 भागों में विभक्त था। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की मुख्य विशेषता थी। कौन सी विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन। चोल काल में भूमि उपज का 1/3 भाग होता था। चोल काल में सोने के सिक्कों को कंगलज कहा जाता था। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। चोल वंश की नौसेना शक्ति को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण शक्तिशाली माना गया है। कोरंगनाथ मंदिर परांतक प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? परांतक। नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है। नटराज प्रतिमा को, किसको? नटराज प्रतिमा को। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार
संत कहलाए। राष्ट्रकूट वंश, अब अगला वंश की बात करेंगे। इसका संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी था। इसकी राजधानी मणिकर या मान्यखेट थी। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण फर्स्ट था। राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण द्वितीय, ध्रुव, इंद्र, गोविंद, कृष्ण तृतीय आदि शासक थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण देव फर्स्ट ने कराया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और जीत प्राप्त की। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय था। इसके बाद अमोघ वर्ष राजगद्दी पर बैठा। कौन बैठा? अमोघ वर्ष। अब बात करेंगे आगे इसमें। राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था। आदि पुराण का लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। गणितज्ञ महावीराचार्य भी उनके दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि ली। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ के कवि पौण्य रहते थे जिसने शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमशूदी भारत आया था। कौन आया था? अलमशूदी। राष्ट्रकूट ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। इस वंश का अंतिम राजा कर्क था जिसको चालुक्य वंश के शासक तैलम द्वितीय ने हराया। अब बात करेंगे पाल वंश की। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। इसकी राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महपाल, नयपाल आदि थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान शासन धर्मपाल था, यानी कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चे हेतु 200 गांव दान में दिए थे। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। ओदंतीपुर के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। सुलेमान ने पाल शासन को धर्मभ्रष्ट कहा। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक शैली का विकास पाल वंश में हुआ था। महपाल प्रथम ने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित किया। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महपाल प्रथम को माना जाता है। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश वहां सत्ता में आया। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। क्या था? बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे सेन वंश की। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। इसकी राजधानी नदिया यानी कि लखनौती थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे। अब आगे बात करेंगे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था जो शैव धर्म का अनुयायी था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहता था जिसने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी। सेन वंश भारत का प्रथम राजवंश तथा जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए थे वो था पहला सेन वंश। ठीक है, अब बात करेंगे गुर्जर प्रत्याहार वंश की। ग्वालियर अभिलेख में प्रत्याहारों ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की, किंतु वंश का वास्तविक शासक नागभट्ट प्रथम बताया गया है। मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी इस वंश के प्रतापी शासक थे। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया।
मिहिर भोज वैष्णव धर्मानुयायी थे। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। किसने बनाया? मिहिर भोज ने कन्नौज को बनाया। इनके काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया। मिहिर भोज के बाद उनके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम ने शासन किया। अभिलेखों में इससे परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर कहा गया है। हेनशांग ने गुर्जर राज्य के पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा। गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशी आक्रमणों के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। इस वंश ने अंतिम शासक यशपाल था। ठीक है, अब बात करेंगे तोमर वंश की। तोमर वंश की स्थापना अंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में की थी। इसने दिल्ली नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। तोमर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब बात करेंगे सिसोदिया वंश की। अमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच खतौली में युद्ध हुआ। खतौली की लड़ाई का मुख्य कारण राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी का साथ न देना था। 1557 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा के युद्ध हुआ। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति झाला सरदार था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है, क्या था? चेतक। अब बात करेंगे चंदेल वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद चंदेल वंश की स्थापना हुई। इस वंश की स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभिक राजधानी कलिंजर महोबा थी। अब बात करेंगे आगे इसमें। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा यशोवर्मन था। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रथम प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर ने 999 ईस्वी में कराया। दंगदेव ने प्रयाग संगम में जल समाधि ले ली थी। विद्याधर एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसने महमूद गजनवी का विरोध किया था। विद्याधर ने कन्नौज के राजा राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने गजनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक परमदेव एवं परमल था। इसने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब बात करेंगे चौहान वंश की। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने 6ठी सदी में अंत में अजमेर के निकट शाकुंभरी में की। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिच्छत्र में स्थापित की। कहाँ पे स्थापित की? अहिच्छत्र में। अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। विग्रह राज फोर्थ की रचना का नाम हरकेंड नाटक है। इसका दरबारी कवि सोमदेव था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा विग्रह राज फोर्थ हुआ। इसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है, एक मस्जिद है, शुरू से विग्रहराज फोर्थ द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। इस वंश का अंतिम राजा पृथ्वीराज तृतीय था। अंतिम चंद्रवरदाई इसका दरबारी कवि था। इसने पृथ्वीराज रासो लिखी। चंद्रवरदाई को प्रथम हिंदी कवि कहा गया है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जीत हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ठीक है, किसकी हार हुई? पृथ्वीराज चौहान की। अब बात करेंगे आगे इसमें।
मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। अब बात करेंगे आज के लास्ट वंश की, परमार वंश की। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज कृष्णराज था। इसकी राजधानी घारा नगरी थी। पहले परमारों की राजधानी उज्जैन थी। इस वंश का महान शासक राजा भोज था। भोज को कविराज उपनाम से जाना जाता है। इसने भोजपुर झील तथा भोजपुर नगर की स्थापना की। राजा भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर बनाया। अब बात करेंगे आज की लास्ट लाइन की। राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में करवाया था। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आज एक वीडियो की लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें सारे विदेशी यात्रियों का वर्णन है, ठीक है, यात्रियों का वर्णन, सारे यात्रियों का वर्णन होगा उसमें। आज प्राचीन काल में जितने भी यात्री आए हुए हैं उन सभी का वर्णन किया है मैंने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक